नमस्कार, सर्वोदय टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपा सिंह। आई बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। फरीदाबाद में आज से दूसरे चरण के कोविड-19 वैक्सीनेशन का काम शुरू हो चुका है। फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में आज वैक्सीन पहुंची और वहां पर स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई गई। इस मौके पर डॉक्टरों ने कहा कि वैक्सीन जरूर आ गई है, लेकिन लोगों को अभी भी सरकार के द्वारा तय की गई गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। दिखाई दे रहा ये नजारा है फरीदाबाद के एक हॉस्पिटल का, जहां आज कोविड-19 वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत की गई। दरअसल सभी स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीनेशन लगाने का टारगेट रखा गया है और इसी क्रम में आज अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाने का काम किया गया। इस मौके पर डॉक्टरों ने लोगों का धन्यवाद किया, जिन्होंने सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का पूरा इस्तेमाल किया। डॉक्टरों ने इस मौके पर संदेश दिया कि वैक्सीन जरूर आ गई है, पर सावधानी बरतनी भी जरूरी है। इस मौके पर उन्होंने वैक्सीन को लेकर के हो रहे दुष्प्रचार को लेकर लोगों को जागरूक भी किया। सर, वैक्सीन आज आ गई है, किस तरह की भावनाएं हैं मन में, क्योंकि बहुत बुरा वक्त देखा कोविड के दौरान। हाँ दीपक, बहुत ज़्यादा बुरा वक्त निकल गया। मुझे लगता है बड़ी खुशी है कि स्लोली एंड स्लोली हम इस जो बैटल थी उसको जीतने के कगार पे आ गए हैं। 90% तो मास्क से सैनिटाइज करके लोगों में अवेयरनेस पैदा करके हमने इसको फाइट किया। काफ़ी पेशेंट सिक हुए, काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई, बट फिर भी मुझे लगता है कि जितना मीडिया ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सपोर्ट किया और जितना अवेयरनेस क्रिएट की, उससे ये जो क्षति थी काफ़ी कम हुई है। और अब जब वो वैक्सीन हमारे पास है तो मुझे लगता है हम पूरी तरह से इस बैटल को जीत लेंगे। कहा जा सकता है कि बुरा वक्त या कोरोना का दौर जो है वो मुझे लगता है ख़त्म हो जाएगा, बट स्टिल आई रिक्वेस्ट कि सभी लोग अभी भी अपना प्रिकॉशन लें, मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। किस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं, जो कि कई तरह के दुष्प्रचार भी इसको लेकर है कि कोविड को इसमें दवा जो है वो रिएक्शन काफ़ी कर रही है, कई लोग रिएक्शंस बहुत नहीं कर रही हैं। कब सिर्फ 2 से 4% लोगों को रिएक्शन है, वो भी मामूली रिएक्शंस है जो सभी वैक्सीन्स के साथ रहते हैं, जैसे एनाफिलैक्सिस होना या स्किन में कुछ एलर्जिक रिएक्शंस होना। अधिकतर रिएक्शंस इसी तरह के हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है। रिएक्शंस को निपटने के लिए सारा किट और सारा इंतजाम किया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। अभी हेल्थ वर्कर्स को लग रही है, कितने लोगों को आपके यहाँ लगनी है, क्या हमारे करीब 1000-1200 लोगों का टारगेट हमने लिया हुआ है, तो देखिए चरणों में धीरे धीरे करके हम लगाएंगे इसको। अच्छा, हमने देखा कि पहला जो पेशेंट आया था कोविड का वो आपके यहाँ आया था। जी हाँ, स्पेन से। हाँ जी, स्पेन से वो पहला पेशेंट था। तब तो दीपक हमें इस बीमारी या किसी को भी इस बीमारी के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम था और लोग काफ़ी परेशान थे। इनफैक्ट जब पता चला कि मेट्रो हॉस्पिटल में पहला पेशेंट, तो लोगों ने मेट्रो हॉस्पिटल आना ही छोड़ दिया। बट अब आप देख रहे हैं कि सब लोग इस चीज़ को बड़ी आराम से लेते हैं, अब सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, पेशेंट्स के पास भी जाते हैं, तो अब वो बात नहीं है। एज ए डॉक्टर क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से, आपकी बातों का ध्यान मुझे लगता है कि हमें धन्यवाद करना चाहूँगा सभी लोगों का कि जिन्होंने मास्क लगाया, हाथ सैनिटाइज़ किया, सोशल डिस्टेंसिंग की, सोशल मीडिया का जिन्होंने काफ़ी गंभीरता से इसको प्रचार किया। और मैं चाहूँगा कि जब तक ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता, हम अपना प्रिकॉशंस जारी रखें। मुझे लगता है कि मास्क से सिर्फ कोरोना नहीं, बाकी और बीमारियों से भी बचा जा सकता है। पलवल जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत 18 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक परिवार नियोजन पखवाड़ा चलाया जा रहा है। प्रथम दिन आज करीब 40 महिलाओं ने फैमिली प्लानिंग के लिए अपना पंजीकरण करवाया है। पलवल जिले में फैमिली प्लानिंग में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा है। इसके विपरीत पुरुषों की भागीदारी 2% है। जिले में परिवार नियोजन पखवाड़ा के तहत लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में जागरूक किया जा रहा है। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में तैनात महिला स्वास्थ्य कर्मी ने बताया कि जिले में परिवार नियोजन पखवाड़ा के अंतर्गत महिलाओं व पुरुषों को ऑपरेशन के बारे में बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए लोगों को परिवार नियोजन के सावधान अपनाने चाहिए। ऑपरेशन के दौरान महिलाओं और पुरुषों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। छोटे से ऑपरेशन के बाद पुरुष 24 घंटे के बाद अपने कार्य पर जा सकता है। वहीं महिलाएं भी 8 दिन के बाद टांका कटने के बाद किसी भी प्रकार का कार्य कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि यदि एक महिला स्वस्थ है तो वो अपने परिवार का अच्छे ढंग से ख्याल रख सकती है। छोटा परिवार ही सुखी परिवार होता है। अगर छोटा परिवार होगा तो बच्चों की परवरिश भी बेहतर ढंग से हो सकती है। उन्होंने कहा कि फैमिली प्लानिंग के लिए महिलाओं को ऑपरेशन करवाने के लिए 1400 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है और पुरुषों को ऑपरेशन करवाने के लिए 2000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जो महिलाएं डिलीवरी के समय कॉपर्टी लगवाती हैं उनको 300 रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। ये जो परिवार नियोजन का पखवाड़ा चल रहा है, ये 18 से 31 तक चलाया गया है, जिससे महिला पुरुष दोनों ही नसबंदी करवा सकते हैं।
और जिससे वो अपने बच्चों में अंतर रख सकें, अपने परिवार की पूरी देखभाल कर सकें, क्योंकि अगर एक औरत स्वस्थ है तो ही वो अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रख सकती है। और छोटे परिवार की ही अच्छे से हम आजकल पालन पोषण कर सकते हैं, इतनी महंगाई हो गई है उसके लिए। तो हम लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि छोटा परिवार ही सुखी परिवार है, और जिससे वो, और दूसरा हमें जनसंख्या नियंत्रण करने में भी सहायता मिलती है। तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा परिवार नियोजन का जो साधन है वो अपनाना चाहिए। महिला पुरुष दोनों में से कोई भी परमानेंट साधन को अपना सकता है, और सरकार इसके लिए बहुत ज़्यादा सुविधा दे रही है, इसलिए राशि भी दी जाती है, महिला को अलग पुरुष को अलग। और कोई परेशानी नहीं है, छोटा सा ऑपरेशन होता है, पुरुष ऑपरेशन करवाने के बाद में तुरंत अपने काम पर जा सकते हैं 24 घंटे के बाद, और महिलाएं भी 8 दिन में टाका कटने के बाद कैसे ही काम कर सकती हैं। तो इसमें कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है कि हम ऑपरेशन ना करवा पाएँ या परिवार नियोजन के साधन ना अपना पाएँ। तो डिस्पेंसरियों पे, सरकारी अस्पताल में सब जगह ये सुविधा है, कहीं पर भी आप सलाह ले सकते हैं और अपने परिवार को सीमित करने के लिए कदम उठा सकते हैं। पलवल जिले में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत आज 4 टीकाकरण सेंटर और बनाए गए हैं। जिले में टीकाकरण सेंटरों की संख्या अब बढ़कर 9 हो गई है। टीकाकरण अभियान के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर योगेश मलिक ने बताया कि सोमवार को जिले में 383 लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोविड वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई भ्रम न पाले और केंद्रों पर पहुंचकर वैक्सीन जरूर लगवाएं। टीकाकरण अभियान के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर योगेश मलिक ने बताया कि जिले में 5 केंद्रों पर वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया गया था। अभियान को गति देने के लिए 4 सेंटर और बढ़ा दिए गए हैं, जिनमें 2 अर्बन डिस्पेंसरी और अमरपुर व सिहौल प्राथमिक चिकित्सा केंद्र शामिल हैं। जिले में आज 383 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। उन्होंने बताया कि वैक्सीन लगाने के बाद यदि बुखार होता है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। टीका लगवाने के लिए पहले पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण करवाएं और सभी नागरिक टीकाकरण लगवाना सुनिश्चित करें। डॉक्टर रूपक ने बताया कि उन्होंने ये वैक्सीन लगवाई है। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, इससे शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। आम नागरिकों से ये अपील है कि आगे आकर इस वैक्सीन को लगवाएं। वैक्सीनेशन के अभियान को अपने सहयोग से आगे लेकर जाएं, अपने आप को सुरक्षित करें और अपने परिवार व समुदाय को भी सुरक्षित करें। वैक्सीन लगवाने वाली महिला स्नेहलता ने कहा कि वैक्सीन लगाने के बाद उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन से डरने वाली कोई बात नहीं है, सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। वैक्सीन लगाने वाली महिला संगीता ने बताया कि वैक्सीन लगवाने के बाद आधा घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। उन्हें वैक्सीन से कोई परेशानी नहीं हुई। लोगों को वैक्सीन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वैक्सीन लगवाने के लिए सभी को आगे आना चाहिए। आज जिले में 4 सेंटर और बढ़ाए गए हैं। पिछले जो सेंटर उनके साथ 4 सेक्शन और बढ़ाए गए हैं, जिसमें 2 अर्बन में हैं, 1 अमरपुर में और 1 सिहौल PSC में है। और जो आज का टारगेट रहेगा वो 383 लोगों का टारगेट है। ये सभी हेल्थ कर्मी होंगे, हमारे स्वास्थ्य कर्मी होंगे। अभी लोगों से भी और सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों से निवेदन है कि अगर इस टीकों को लगने के बाद बुखार दर्द वगैरह होता है तो ये तो कॉमन चीज़ें हैं। बच्चों को भी जब हम टीका लगाते हैं तो बच्चों को भी 1 या 2 दिन के लिए बुखार आता है, तो इस चीज़ से ना घबराएं। हमने भी ये टीका लगवाया, मैंने भी ये टीका परसों लगवा लिया था, तो इस टीके से कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी सभी अपनी संस्था में जाकर इस टीका लगवाना सुनिश्चित करें। मेरा नाम डॉक्टर रूपक है। मैंने जो कोविड वैक्सीन का जो टीका है वो मैं शनिवार को लगाया है और बिल्कुल ही सुरक्षित वैक्सीन है ये। और वैक्सीन लगाने के बाद मेरे को कल कभी कोई तबीयत ख़राब नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई। मेरे सबसे निवेदन है कि आगे बढ़ चढ़ के इस टीका को लगाएं, ये वैक्सीनेशन ड्राइव को आगे ले जाएं और अपने आप को सुरक्षित करें, अपने परिवार को सुरक्षित करें और समुदाय को भी सुरक्षित करें। ये भारतवर्ष में आया हुआ सबसे बड़ा वैक्सीन ड्राइव होगा, जिसको सब लोग मिलजुल के सक्सेसफुल बनाना है और इसको आगे ले जाना है। मेरा नाम संगीता है। मैंने ये वैक्सीन लगवाई है। मुझे आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है और मैं सबसे कहूँगी कि ये वैक्सीन लगवाओ, ये लगवाना ज़रूरी है। सरकार ने जब हमारे लिए इतनी सुविधा की है तो ये सबको ही लगवानी चाहिए, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम स्नेहलता है जी और मैंने ये वैक्सीन लगवाई है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
मुझे लगवाए हुए आधे घंटे से ऊपर हो गया है। लोगों से क्या अपील करते हैं? हाँ जी, मैं लोगों से बोलूँगी, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं। थैलेसीमिया बीमारी को लेकर पीड़ित बच्चों को जीवन दान देने का और इन बच्चों की मदद के लिए आगे आने का एक बड़ा कदम अपना ब्लड बैंक द्वारा उठाया जा रहा है। अपना ब्लड बैंक द्वारा एक विशेष मुहिम चलाई जा रही है जिसका नाम जीवन बचाओ मुहिम है। इस मुहिम के तहत अपना ब्लड बैंक लगभग 40 से 50 थैलेसीमिया बच्चों को जरूरत पड़ने पर रक्त मुहैया करवाता है। इस मुहैया को सार्थक और तेज गति देने के लिए अपना ब्लड बैंक द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन हरचंदपुर सोहना में किया गया। इस रक्तदान शिविर में 80 लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और रक्तदान किया। वहीं रक्तदान करने आए डॉक्टर मनोज ने जानकारी देते हुए बताया कि रक्तदान करने के बाद किसी भी तरह की कोई दिक्कत सामने नहीं आती है। सभी को रक्तदान करना और लोगों की मदद करना अपना कर्तव्य समझना चाहिए। वहीं इस ब्लड बैंक का आयोजन करने वाले डॉक्टर सुखबीर, डॉक्टर मनोज, डॉक्टर पवन, डॉक्टर शिवदत्त ने विशेष भूमिका निभाई। इस रक्तदान शिविर को लेकर के जानकारी देते हुए डॉक्टर प्रशांत ने बताया कि अपना ब्लड बैंक द्वारा लगभग 40 बच्चों के लिए जो थैलेसीमिया से ग्रस्त हैं उन्हें निःशुल्क रक्त उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ ही सचिन अस्पताल द्वारा निःशुल्क रक्त इन बच्चों को चढ़ाया जाता है। ऐसे में हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम भी आगे आएं और इन थैलेसीमिया से ग्रस्त बच्चों की मदद के लिए रक्तदान अवश्य करें। जीवन बचाओ मुहिम के तहत हमने थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चों के लिए लोगों से जा करके अपील की है कि समय समय पे छोटे बड़े रक्तदान शिविर का आयोजन करें। तो उसके तहत अभी हरचंदपुर सोहना के पास में यहाँ पे एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया जिसमें 68 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ और वहाँ पे डॉक्टर साहब ने सबने पवन क्लिनिक से डॉक्टर साहब ने बहुत मदद की और सब लोगों ने बहुत सहयोग किया। वहाँ पे कैंप बहुत अच्छा रहा, लोगों ने बढ़ चढ़ करके इस कैंप में हिस्सा लिया। डॉक्टर साहब, देखने में आता है कि लोग कुछ भ्रांतियों के चलते रक्तदान नहीं कर पाते हैं, तो उन भ्रांतियों का किस तरह से सलूशन किया जा सकता है? हम जो जगह जगह जाके गांव-गांव जाकर के लोगों को इसी में जागरूक कर रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं आती। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जो कि 18 साल की उम्र से ज़्यादा हो, 45 किलो से वजन ज़्यादा हो, वो रक्तदान कर सकता है और ये इस रक्त की पूर्ति 24 घंटे के अंदर में हो जाती है। तो ऐसी कोई भ्रांति नहीं है। जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है उसको कोई दिक्कत थोड़ी बहुत हो सकती है और ये एक बहुत ही अच्छा और सरल तरीका है अपने स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए। इसमें उनके पास SMS द्वारा ब्लड ग्रुप और कई तरीके की जांचों की रिपोर्ट पहुंच जाती है जो कि करीब 2,500-3 हज़ार रुपये की रिपोर्ट होती है। प्लस जो जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो उनसे रक्त की डिमांड नहीं की जाती और जो सरकारी फीस है उस पर ही रक्त उपलब्ध कराया जाता है। जो आपने एक मुहिम चलाई है जीवन बचाओ मुहिम, तो ये मुहिम किस तरह की मुहिम है और इसमें किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं? अभी हमारे पास 35 से 40 बच्चे थैलेसीमिया ग्रस्त अपने यहाँ पे आते हैं, हर महीने रक्तदान देते हैं। तो उसी मुहिम के तहत हमने जो है लोगों से अपील की है और इसमें हमें काफ़ी मदद मिल रही है। लोग बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कोई मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे लोगों के लिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि हर एक व्यक्ति को साल में 2 बार रक्तदान जरूर करना चाहिए। चाहे आप ब्लड बैंक में जाकर के रक्तदान करें, चाहे आसपास में लग रहे रक्तदान शिविर में रक्तदान करें। अगर आप हर साल 2 बार रक्तदान करते तो आपके स्वास्थ्य पे भी अच्छा असर पड़ता है। सर्दियों में बनने वाले रक्तचाप या और जो हृदयघात के रोग हैं उनसे काफ़ी हद तक निजात पाई जा सकती है। साथ ही साथ कैंसर जैसे रोगों से इससे छुटकारा मिल सकता है। तो रक्तदान के पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, नेगेटिव नहीं है। तो आप सब लोग ये बढ़ चढ़। पलवल NH-19 स्थित अटोहा चौक पर चल रहा किसानों का धरना 47वें दिन भी कड़कती ठंड के बीच जारी रहा। साथ ही 29वें दिन 24 घंटे की क्रमिक भूख हड़ताल पर गांव महेशपुर के 11 किसान बैठे। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होते तब तक उनका ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। किसान नेता राम नारायण का कहना है कि हम सरकार के साथ सौहार्दपूर्वक वार्ता करना चाहते हैं, लेकिन सरकार वार्ता से पहले ही ऐसे नाटक रच देती है जिससे प्रतीत होता है कि सरकार किसानों की मांगों पर किसी भी तरह से विचार करना नहीं चाहती। वहीं उन्होंने आगामी 26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर के कहा कि देश भर का किसान इस परेड में शामिल होना चाहता है, जिससे हम सरकार को ये बता सकें कि किसान किसी भी कार्य में पीछे नहीं है। उन्होंने कहा कि हम अपने ट्रैक्टरों के साथ गणतंत्र दिवस की परेड में अपनी भागीदारी देंगे और जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते तब तक पीछे भी नहीं हटेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के आंदोलन के साथ जो भी गद्दारी करेगा ऐसे व्यक्ति को किसान आंदोलन से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा,
चाहे वो गुरनाम सिंह चढ़ूनी हो या कोई और, क्योंकि आंदोलन किसी पार्टी या नेता का नहीं है, ये आंदोलन किसान का है। क्या नाम है? मेरा नाम राम नारायण कोररिया, मैं अध्यक्ष हूं अखिल भारतीय किसान सभा मध्य प्रदेश का। आज जैसे 47वां दिन धरना प्रदर्शन को है और कहा जाए तो 29वां दिन श्रमिक भूख हड़ताल को है। काफ़ी लंबे समय से धरना चल रहा है, कई वार्ताएं हो चुकी हैं, अब कल भी एक वार्ता होने वाली है। क्या कहेंगे, किस किस तरह से कार्यक्रम हैं किसानों के, कैसे चलेगा आंदोलन, क्या मांगों पर कोई संभावना बन पाएगी सरकार से? देखिए, हमारी तो सिर्फ दो ही मांग है कि तीनों जो कृषि विरोधी काले कानून है वापस लें और MSP पे खरीदने की गारंटी दें। और वार्ताओं का जो दौर है तो ये मोदी सरकार जो है किसानों के सब्र की परीक्षा ले रही है, और हम लोग तो चाहते हैं कि वार्ताओं में समस्या का निराकरण हो, लेकिन सरकार जानबूझ के टालम टोल कर रही है और सरकार किसानों को एकजुट होने का अवसर दे रही है। जितना समय लेगी उससे ज़्यादा उतना ही किसान आपस में एकजुट होगा और ये आंदोलन पूरे देश के अंदर तेज़ी के साथ फैल रहा है। आगे किस तरह की रणनीति रहेगी? आगे का कि जैसा आपको मालूम कि आज 18 जनवरी है, पूरे देश के अंदर महिला दिवस होगा और महिला दिवस के मार्ग से पूरे देश की महिलाओं से आह्वान किया जाएगा कि आप इस समाज में पुरुष और महिला बराबरी का दर्जा है, महिलाएं भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के अपनी हिस्सेदारी करें। अब जैसे आगे 26 जनवरी को लेकर क्या तैयारी है? 26 के पहले तो अभी हम लोगों का 23 तारीख का जो कार्यक्रम है उसमें शहीद सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे उन्होंने जो नारा दिया था, तो मुझे खून दो मैं तुमको आज़ादी दूंगा, तो हम पूरे देश के किसानों से आह्वान करेंगे कि जो हमारी आज़ादी है वो खतरे में पड़ रही है कृषि विरोधी काले कानून की वजह से। हमारे देश का खेत, हमारे देश की रोटी, हमारे देश का किसान, हमारे देश का तिरंगा, हमारे देश की आज़ादी पे खतरा मंडराने लगा है। तो ये किसान विरोधी काले कानून वापस होना चाहिए और 26 तारीख का जो किसान परेड है वो किसान परेड तो होगी। अब जो संयुक्त किसान मोर्चे जो कमेटी है उसमें गुरनाम चढ़ूनी जी, उन पर आरोप लगा है कि विपक्ष पार्टियों से मिले हुए थे, उनके संपर्क में थे, क्या उन पर कोई कार्रवाई कमेटी की तरफ से होती है तो क्या आंदोलन पर कुछ असर पड़ेगा? देखिए, मैं व्यक्ति पे चर्चा नहीं कर, संयुक्त मोर्चा जो है हम बार बार कह रहे हैं कि किसानों का आंदोलन, किसानों के आंदोलन के साथ जो भी गद्दारी करेगा ऐसे लोगों को किसान अपने आंदोलन से अलग करेंगे और व्यक्तियों के आने और जाने से किसान आंदोलन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। प्रदेश सरकार की नाकामी से परेशान शारीरिक शिक्षकों ने हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ व शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति के संयोजन में नौकरी बहाली को लेकर क्रमिक अनशन 217वें दिन भी जारी रखा। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के महासचिव गीतेश कुमार ने कहा कि तत्कालीन सरकार के भर्ती आयोग की घोर लापरवाही के शिकार शारीरिक शिक्षकों को 10 वर्ष की नियमित सेवा के बावजूद बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ा और सड़कों पर धक्के खाते हुए कठिन संघर्ष करना पड़ा, जो कि आज भी करना पड़ रहा है। लेकिन निर्दयी सरकार अपने आश्वासन को पूरा करने में पूरी तरह से असफल रही है। समायोजन की प्रक्रिया का माहौल बनाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि सरकार जन कल्याण की बजाय गलत हथकंडों में विश्वास करती है, लेकिन अध्यापक, कर्मचारी और जनता सरकार की अकर्मण्यता को भांप चुके हैं। इसलिए हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ एक शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति सरकार से जोरदार मांग करती है कि सरकार 1983 शारीरिक शिक्षकों का शीघ्र समायोजन करे, 816 कला अध्यापकों को बेरोजगारी से बचाने का प्रयास करे, अन्यथा एक बार फिर अध्यापक आंदोलन को मजबूती देने के लिए सड़कों पर संघर्ष करने के लिए मजबूत होंगे। शारीरिक शिक्षकों को लगातार नौकरी बहाली की मांग करते हुए 218 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार ने अपने आश्वासन को पूरा नहीं किया है। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हम इन परिवारों को चूल्हा बुझने नहीं देंगे, लेकिन सरकार की घोर लापरवाही के कारण अभी तक इनको समायोजित नहीं किया गया है। अब देखने में आया है कि अब कुछ लोगों ने कोर्ट में जाकर इस सरकार की गलत तरीके को चुनौती दी है और कोर्ट ने उनको दोबारा से रद्द करके दोबारा से इस समायोजन की प्रक्रिया को करने के लिए कहा है। तो देखने में आया है कि सरकार गलत हथकंडों के जरिए व्यवस्था करती है। सरकार का कोई लोकतांत्रिक कार्यों में, जन कल्याण में बिल्कुल भी रुचि नहीं है। सरकार वही थकाकर, हराकर भगाना चाहती है। तो हम सरकार से मांग करते हैं, सरकार इन पीटीआई शारीरिक शिक्षकों को जल्द समायोजित करे और 816 जो कला अध्यापक हैं उनको भी शीघ्र समायोजित करे, वरना कर्मचारी, जनता, अध्यापक सभी सरकार की इस मंशा को भांप चुके हैं और इसको दूसरे आंदोलन में बदलने की जल्द प्रक्रिया आरंभ कर देंगे।
पलवल के नेशनल हाईवे नंबर 19 पर 1.5 महीने से चल रहे किसानों के धरने पर आज महिला किसान दिवस आयोजित किया गया। किसानों के धरने पर फरीदाबाद शहर और पलवल के गांवों की महिलाएं शामिल हुई और महिलाओं ने पुरुष किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन में साथ देने की हुंकार भरी। इस मौके पर नेशनल बॉक्सर प्रियंका तेवतिया भी पहुंची और कहा कि कड़कती ठंड में सड़कों पर किसान अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। सरकार को किसानों की सुननी चाहिए। 3 कृषि कानून तुरंत प्रभाव से रद्द करने चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में धरना स्थल पर महिलाओं की संख्या और बढ़ेगी, जिससे यह आंदोलन और भी मजबूत होगा और किसानों की जीत निश्चित है। पलवल के अटोहा चौक पर किसानों का धरना प्रदर्शन 47वें दिन भी जारी रहा, लेकिन आज धरना स्थल पर महिलाओं की खास भागीदारी देखने को मिली, क्योंकि सभी धरना स्थलों पर महिला किसान दिवस आयोजित किया गया। गांव हो या शहर, सैकड़ों की संख्या में महिलाएं धरना स्थल पर पहुंची और बड़े ही उत्साह के साथ नाचकर और गीत गा करके महिलाओं ने महिला किसान दिवस आयोजित किया। फरीदाबाद शहर से आई हुई महिलाओं ने पलवल जिले के गाँवों से महिलाओं के साथ देहाती गीतों पर ताल से ताल मिलाकर नृत्य किया। साथ ही धरना स्थल पर खूब समा बांधा। इस मौके पर नेशनल बॉक्सर प्रियंका तेवतिया भी पहुंची और भूख हड़ताल पर बैठे किसानों से मुलाकात और धरना स्थल पर महिलाओं के साथ बैठकर महिला किसानों की आवाज को बुलंद करने का काम किया। साथ ही उन्होंने कहा कि लंबे समय से किसान अपनी मांगों को लेकर परेशान हैं। 70 से ज्यादा किसानों की मौत धरना स्थलों पर हो चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार बहरी बनकर बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार को तुरंत प्रभाव से कृषि कानूनों को रद्द करना चाहिए और एमएसपी पर कानून बनाना चाहिए, ताकि किसान अपने घरों को वापस लौट जाएं, क्योंकि कड़ाके की सर्दी में किसान सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। वहीं उन्होंने कहा कि महिला किसान दिवस धरना स्थल पर महिलाओं की संख्या अब दिखने लगी है। आने वाले दिनों में आंदोलन में महिला किसानों की संख्या में इजाफा होगा और जिस तरह से किसान नेताओं का आह्वान है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में दिल्ली में किसान शामिल होंगे, तो महिलाएं भी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर परेड में शामिल होंगी। आने वाले दिनों में किसानों का ये आंदोलन और तेज होगा, क्योंकि इस आंदोलन को लगातार जन समर्थन मिलता जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि किसानों का ये आंदोलन सिर्फ जाटों और सिखों का आंदोलन है। केवल पंजाब और हरियाणा के किसान इस आंदोलन का हिस्सा है। यहाँ पर मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, महाराष्ट्र, हैदराबाद, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से अलग अलग समाज के किसान हिस्सा ले रहे हैं। पूरा देश किसानों के साथ खड़ा है और उन्हें उम्मीद है कि इस लड़ाई में किसानों की जीत निश्चित होगी। वहीं धरने में फरीदाबाद शहर से आई हुई महिलाओं ने भी मंच से किसानों को संबोधित किया। प्रियंका जी, क्या कहोगे? महिला किसान दिवस पर आज भी यहाँ पहुंचे और महिलाओं की संख्या आज धरने पर दिखाई दे रही है। आज जो ये आंदोलन चल रहा है, इसे 50 दिन के लगभग हो चुके हैं और इतना मौसम सर्दी है तो किसान परेशान हो रहे हैं। सरकार को सुनना चाहिए। 70 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, तो सरकार को सुनना चाहिए, लेकिन पता नहीं कहाँ क्यों देरी हो रही है। और आज महिला किसान दिवस है, तो यहाँ पे मैं आई हूँ, मुझे देखने को मिला बहुत महिलाएं भी शामिल हो रही हैं और आगे ये आंदोलन सिर्फ पुरुषों का ही नहीं है, महिला भी बढ़ चढ़ के भाग ले रही है इसमें और आगे मतलब इससे ज़्यादा संख्या बढ़ती चली जाएगी और ये जीतने के पूरे संकेत दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है सुनवाई होगी आने वाले टाइम में? जिस तरह से आंदोलन तेज होता जा रहा है, किसानों की जीत होगी इसमें? सरकार को सुनना चाहिए। जिस हिसाब से लोग जुड़ते जा रहे हैं, तेलंगाना से भी आए हुए हैं, हैदराबाद से लोग यहाँ पे मैंने देखे हैं, 100 से ज़्यादा लोग आए हुए हैं पलवल में। तो जिस हिसाब से लग रहा है कि लोग जुड़ते जा रहे हैं इस आंदोलन से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरदार या फिर जाट लोग कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो किसान है हिंदुस्तान का, वो सब पूरा एक है और यहाँ लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो सरकार को सुनना चाहिए। ट्रैक्टरों पे जाएंगे, आप बैक फुट पे उनकी सपोर्ट करोगे, चाहे खाने की मदद है, दूसरी मदद होगी, महिला की संख्या होगी। मैं यही बताऊंगी कि जो महिलाएं हैं वो जो ट्रैक्टरों पे ही जाएंगी, क्योंकि किसानों के पास तो ट्रैक्टर ही होते हैं, तो अपने ही वाहन से जाएंगी। वो भागीदारी होगी इसमें परेड में? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। तो इसमें महिलाएं कहाँ से हैं? गाँवों से ही आएंगी या शहरों से भी महिलाएं शामिल होंगी? अभी मैंने देखा है फरीदाबाद से, फरीदाबाद स्मार्ट सिटी है, वहाँ से भी बहुत सारी लेडीज़ आई हुई हैं, तो ऐसा, और गांव से भी आई हुई हैं, गांव से तो आई हुई हैं, लेकिन शहरों से भी जो लेडीज़ हैं वो बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। बहुत अच्छा लगा कि बेशक वो शहर में रह रही हैं, लेकिन वो अपना फ़र्ज़ निभा रही हैं। जो अगर वो किसान परिवार से हैं, वो यहाँ पर आके जुड़ रही हैं। देखो, ये बहुत ही गर्व की बात है पूरे हिंदुस्तान में कि आज जो है वो फार्मर्स डे मनाया जा रहा है।
तो हम लोगों को बहुत गर्व है। हमेशा आपने देखा होगा कि जो नारी शक्ति है वो हमेशा उन्होंने मोढे पे मोढा जोड़ के जो है वो अपना सारा साथ दिया है। लगातार किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, सुनवाई नहीं हो रही है। 47 दिन यहाँ हो चुके हैं, 54 दिन दूसरी जगहों पर हो चुके, क्या कहोगे? सुनवाई नहीं हो रही है। देखो ये उनकी जो है सोच जो है उनकी हमें तो समझ नहीं लग रही है कि उन्हें क्यों नहीं दिख रहा। ये जो डिक्टेटरशिप है, ये जो मोदी सरकार है, उनको ये समझना चाहिए कि पूरे देशवासी जो हैं वो सड़कों पे हैं, ठंड में हैं, तो उन्हें क्या नज़र नहीं आ रहा कि ये हम इनकी जो है इनकी बातें समझे और सुने और जो काले 3 कानून है उनको रद्द करें और जो संगत है वो अपने घरों में जाए। आप जी देख रहे हैं कि कितने शहीद भी हो गए हैं और साथ में आप देख रहे हैं कितनी ठंड है और ठंड में जो है सर्दी में सारे जो है वो सड़कों पे उतरे हुए हैं। ये कोई सौखा तो है नहीं है कि यहाँ रहना। जिस तरह से आप लोग आए, क्या आने वाले दिनों में महिलाओं की संख्या बढ़ सकती है इस धरना स्थल पर? देखो हम लोग पहले सिंघू बॉर्डर भी गए थे, पलवल भी हमारा काफ़ी आना जाना है, काफ़ी बारी आए हैं। तो सारी आज महिला दिवस है, ये बड़ी गर्व की बात है पूरी महिलाओं के लिए। हमेशा ही ये जो है महिलाओं ने, चाहे हम बात करें हमारे माता गुजर कौर जी की या माता पाक कौर जी की, या हम बात करें अपना मदर टेरेसा की, या हम बात करें मैदान जंग लक्ष्मीबाई जी की, जहाँ भी हम बात करेंगे आपको देखेगा कि महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो हमें ये हर मैदान में जो है हमने महिलाओं को देखा कि उनका बहुत जो है पूरा डट के उनका साथ है अपने भाइयों किसान भाइयों के साथ, और हमेशा हम लोग उनके साथ रहे। हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज तांडव को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, जिसमें एक सीन में धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया जा रहा है। इसी को लेकर पलवल जिले के किटवाड़ी चौक से बस स्टैंड चौक तक सैकड़ों युवाओं ने अली अब्बास जफर और सैफ अली खान सहित वेब सीरीज से संबंधित अभिनेताओं का पुतला पलवल बस स्टैंड चौक पर दहन किया। समाजसेवी जितेश कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि वेब सीरीज तांडव के द्वारा हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसे देश का युवा कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं विरोध जाहिर कर रहे समाजसेवी रोहित ने बताया कि हिंदू देवी देवताओं का इस वेब सीरीज में उपहास उड़ाया गया है, जो कि हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करता है, जिसे समस्त हिंदू राष्ट्र कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं उन्होंने इस वेब सीरीज के निर्माताओं के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनन कार्यवाही करने के लिए सरकार से अपने विरोध प्रदर्शन के जरिए मांग की है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम सोनू देशवाल है। सोनू जी, आज एक विरोध प्रदर्शन आपने किया था, पुतला दहन भी किया था, क्या था पूरा माजरा, जरा विस्तार से बताएं। सर माजरा ये है कि अभी एक वेब सीरीज आई है तांडव के नाम से, जिसमें सैफ अली खान मुख्य अभिनेता के रूप में है। उन्होंने मूवी आने से पहले ही उन्होंने मूवी का प्रमोशन किया। प्रमोशन में उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया तो शब्दावली हिंदुत्व के लिए बिल्कुल भी सही नहीं मानी जाएगी। प्रमोशन के टाइम से सवाल पूछा गया कि तांडव मूवी में किस तरह का रोल आया है, या फिर एक सीता माया राम भगवान के रोल के ऊपर एक टिप्पणी हुई है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, अगर आप किसी की बहन की नाक काट दोगे तो आपकी पत्नी को कोई उठाकर ले जाए, उसमें कुछ गलत नहीं है। तो यहाँ पर भावनात्मक ठेस बहुत पहुँची गई है हिंदू समाज को, क्योंकि यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में चर्चा नहीं हो रही, बल्कि आप हिंदू समाज के देवी देवता को लीड करते हैं। हिंदू समाज में सबसे मुख्य भूमिका राम भगवान की मानी गई है, जो पुरुषोत्तम राम है, और सीता माँ हमारी भावनात्मक रूप से हमसे जुड़ी हुई हैं। और उनके बारे में कोई ऐसी टिप्पणी करे कि अगर आप किसी की बहन की नाक काट दोगे तो आपकी पत्नी को उठाना लाजमी है, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा, जिसके वजह से हमने पुतला दहन किया है। सोनू जी, एक चीज़ देखने में आती है कि जिस भी मूवी का अगर विरोध किया जाता है वो बाद में बहुत अच्छा अर्निंग करती है, बहुत अच्छा पैसा कमाती है, विरोध के बाद भी वो चलती है। तो क्या लगता है कि ये मूवी नहीं चलेगी या फिर इस तरह की कोई अर्निंग की बात सामने नहीं आए? सर देखिए, ये बात कहीं ना कहीं जायज़ है कि अगर हम किसी के मूवी के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो युवा उसको ज़्यादा देखने की कोशिश करेगा कि ऐसा क्या है, जिससे कहीं ना कहीं उनकी अर्निंग बढ़ेगी। लेकिन लोगों को ये पता रहे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी समाज की भावना को थोड़ी आप ठेस पहुंचा सकते हैं। भाई यहाँ पर हम किसी धर्म विशेष की बुराई करने के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन किसी भी धर्म को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी दूसरे धर्म के अंदर हस्तक्षेप करे। आज आपने विरोध प्रदर्शन किया, पुतला दहन किया, इससे किस तरह का मैसेज लोगों में जाएगा? कम से कम लोगों को इस चीज़ का जागरूक तो हों, कम से कम कि किसी भी धर्म के साथ कोई छेड़खानी कर रहा है। और हमारे लोगों, हिंदू समाज तो बिल्कुल सोया हुआ है, उसे किसी चीज़ से लेना देना ही नहीं है कि समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
कोई कुछ भी बना रहा है और वो सब लोग पैसा कमा रहे हैं उस चीज़ को देख के। कोई मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे लोग? मैसेज ये डिलीवर करना चाहेंगे कि कम से कम इस मूवी को कतई भी ना देखा जाए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जितेश कौशिक है। कौशिक जी, आज आपने विरोध जाहिर किया था, पुतला दहन भी किया था, तो किस तरह का ये विरोध प्रदर्शन था और किस मूवी को लेकर आपने विरोध प्रदर्शन किया? ऐसा एक आपने अभी देखा होगा समाज में काफ़ी विरोध हो रहा है। तांडव सीरीज़ एक हमारी रिलीज़ हुई है, अमेज़ॉन प्राइम ने जो रिलीज़ किया है, उसमें दिखाया गया है कि सनातन धर्म पर जो हम अपने देवी देवताओं को और जितना उनके लिए हम हर तरह से आत्मसमर्पण करने की भावना रखते हैं और उन पर बहुत अच्छा विश्वास रखते हैं और उसी विश्वास से हम जीतते हैं, उन पर उन्होंने ठेस पहुंचाई है। एक छोटी सी क्लिप में उन्होंने शिव जी के चेहरे पर, जिसने शिव जी का रूप दिया है, उसे क्रॉस दिखाया है, जो बहुत निंदनीय है। ऐसी घटनाएं समाज में नहीं होनी चाहिए। ऐसी घटनाओं से समाज में दंगे होने का डर रहता है और लोगों की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचती है। और यदि यही चीजें जातिवाद को बढ़ावा देती हैं, यदि आप कुछ अच्छा नहीं दिखा सकते तो बुरा भी दिखाने का आपको कोई हक नहीं है। तो इस तांडव मूवी का प्रॉपर तरीके से बैन होना चाहिए और साथ ही साथ अमेज़ॉन प्राइम जो इन ऐसी बेकार घटिया सीरीज को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, उन्हें भी बैन होना पड़ेगा। उनसे मैं कहता हूं कि मैं तो लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि इनके सब्सक्रिप्शंस को ही नहीं लेना चाहिए। यदि आपने ले रखे हैं तो इनका छोड़ने का, क्योंकि इन्हें जब ही एहसास होता है जब इन्हें लॉस होगा, जब इन्हें पता चलेगा कि हम ऐसी चीजों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं और इनका जब हम ही विरोध करने लगेंगे तो ये अपने आप ही ऐसी चीजों को अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं कराएंगे। तो आज कितनी संख्या थी विरोध प्रदर्शन करने के दौरान? किस किस तरह के युवाओं का वहाँ मंतव्य आपको देखने को मिला? आज पलवल के जो युवा समाज सेवी हैं हमारे साथ बहुत आगे बढ़ चढ़कर आए और हमारे साथ सैकड़ों की भीड़ थी। बस स्टैंड पर हमने जिसका पुतला दहन किया, पुतला फूका, कि लोगों को हम यही जो पुतला फूका है इसका मतलब नहीं कि हम कोई समाज को गलत दृष्टि से देख रहे हैं। हमारा उसमें केवल एक ही उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और यदि हम जागरूक हैं तो ये ऐसे जो अभद्र टिप्पणी कर देते हैं और अभद्र चित्र दिखा देते हैं, ये आने वाले समय में ऐसे ना दिखाएं। और इस तांडव सीरीज का, जिसमें आपके अयूब खान है, जैसे अयूब है, और दूसरा आपके अली अब्बास जो इसके डायरेक्टर हैं तांडव के, इनका विरोध हुआ कि ऐसे प्लेटफॉर्म आपको नहीं प्रोवाइड करने चाहिए, इससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। कोई मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे लोगों के लिए? जी, मेरा यही एक प्रार्थना है सभी से कि हमारे समाज में यदि ये जातिवाद से हमें तोड़ेंगे तो हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। कि आप जातिवाद से हमें तोड़ने का काम मत करिए, आप राष्ट्रवाद से जुड़ने का काम करिए। यदि आप राष्ट्र के बारे में अच्छा सोचेंगे तो सभी एक होके हिंदुस्तान, हमारे भारत को एक अखंड भारत निर्माण। क्या नाम है जी आपका? रोहित कौशिक। कौशिक जी, आज सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया, चौराहे पर जाकर पुतला दहन किया, किस तरह का विरोध प्रदर्शन था? किसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन रहा और किस तरह का इससे मैसेज लोगों में जाएगा? एक्चुअल में क्या था कि अभी शुक्रवार को रिलीज हुई है तांडव मूवी, जिसमें कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को बहुत आहत किया गया है। उसके अंदर भगवान को कहीं ना कहीं एक भगवान को ऊपर और एक भगवान को नीचे दिखाया गया है। उसमें बोला गया है कि आज के टाइम पे श्री राम जी के फॉलोवर्स बन रहे हैं और इस वर्डिंग को बोलते हैं वो खुद शिव का रूप धारण करते हुए बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं दिखाया गया कि भगवानों को बांटा गया है, एक के फॉलोवर्स ज़्यादा हैं और एक के कम है। तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म आहत होता है और इस आहत होने की वजह से आज पलवल की सड़कों पे युवा उतर के आया है और जो तांडव मूवी है उसका बहिष्कार किया गया है, उसका पुतला फूका गया है। सैफ अली खान जैसे जो एक्टर हैं उनको भी कहीं ना कहीं देखना चाहिए कि क्योंकि एक जो धर्म की जो चीज़ें होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा दंगे होने की भी संभावनाएं होती हैं और ऑब्वियस ही बात है कि यदि दंगे ऐसे वगैरह होते हैं तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं पूरे समाज को, पूरे हमारे राष्ट्र को झेलना पड़ता है। तो आगे से कोशिश करें कि जो हमारे एक्टर्स हैं वो एक आइडल होते हैं, एक आदर्श होते हैं युवाओं के, लेकिन कहीं ना कहीं धर्म के विरोधी यदि ऐसी चीज़ें कुछ करते हैं ऑब्वियस ही बात है पूरा अपना समाज इससे आहत होता है।
जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह 2021 को भव्य रूप प्रदान करने के उद्देश्य से सोमवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पलवल में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पीटी शो, डंबल लेजियम, सूर्य नमस्कार की रिहर्सल की गई। खंड शिक्षा अधिकारी सुखबीर सिंह ने कहा कि सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देशभक्ति गीतों से ओतप्रोत होनी चाहिए। सभी टीमें अपनी रिहर्सल अच्छे प्रकार से कर लें। फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल 24 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में होनी है। उसमें किसी भी कार्यक्रम में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सभी टीमों में प्रतिभागियों का आपस में तालमेल अच्छा हो, तभी अच्छी परफॉर्मेंस सामने आएगी और दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। उन्होंने स्कूल की टीमों के इंचार्ज को निर्देश दिए कि वे आगामी दिनों में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के लिए बच्चों की रिहर्सल अच्छे प्रकार से करवाएं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की रिहर्सल हमने यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल स्टेडियम के पवित्र प्रांगण में कराई है, जिसमें सबसे पहले मार्च पास्ट, डंबल लेजियम, मास पीटी का अभ्यास यहाँ पर कराया गया है, जिसमें हमारे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पलवल बाल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पलवल हमारे कैंप, शहर की छात्रा और छात्राओं के द्वारा यहाँ पर डंबल लेजियम और मास पीटी का बहुत ही शानदार प्रस्तुति यहाँ पर दी गई है। उसके साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के भी अभ्यास आज कराया गया है, जिसमें राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पलवल शहर, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पलवल कैंप, इसके साथ साथ सरस्वती स्कूल, अपोलो प्रोग्रेसिव पब्लिक स्कूल, एसएनडी स्कूल के छात्राओं के द्वारा बहुत ही शानदार कार्यक्रम आज अभ्यास में कराया गया है। सूर्य नमस्कार। इसके साथ साथ लगभग हमारे 250 बच्चों के द्वारा सूर्य नमस्कार का बहुत ही सुंदर अभ्यास कराया जाएगा। उसके साथ साथ योगा का प्रदर्शन, बहुत ही शानदार योगा का प्रदर्शन शहरवासियों को देखने को मिलेगा। पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना ने पलवल में प्रेस वार्ता कर खुलकर किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा, अब वो यूपी की विधानसभा में नहीं जाएंगे। इस्तीफा स्वीकार करना विधानसभा अध्यक्ष का काम है। हमेशा से सुर्खियों में रहने वाले फरीदाबाद के पूर्व सांसद और यूपी के मीरपुर विधानसभा से भाजपा विधायक अवतार सिंह भड़ाना का अब किसान प्रेम जाग गया है, जिसके लिए वो पार्टी पद और विधानसभा सदस्य के पद से भी इस्तीफा दे चुके हैं और किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए वो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर के प्रेस वार्ता कर लोगों से किसानों के समर्थन में आने की अपील कर रहे हैं। पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना का कहना है कि कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए कई महीनों से किसान, महिलाएं और बच्चे सड़कों पर कड़कड़ाती ठंड में परेशान हैं। उनसे उनका दुख नहीं देखा गया। देश हित और किसान हित में उन्होंने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। वो अब यूपी की विधानसभा में नहीं जाएंगे। इस्तीफा स्वीकार करना विधानसभा अध्यक्ष का काम है और वो पूरी तरह से किसानों के साथ हैं। किसान बचेगा तो देश बचेगा। आज किसान कमजोर होता है तो देश कमजोर हो जाएगा। आज हमारे विधानसभा व लोकसभा के प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो किसानों की आवाज को उठाने का काम करें, क्योंकि किसान आज पीड़ा में है और राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं है। किसान सड़कों पर परेशान है तो किसानों के बेटा बेटी जो पुलिस और सेना में ड्यूटी दे रहे हैं वो अपने कर्तव्य को कैसे निभा पाएंगे। देश की जनता ने और किसानों ने ये सरकार बनाई है। सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं। सरकार को किसानों के साथ न्याय करना चाहिए। उन्होंने सर छोटू राम के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि जब तक किसान जातियों बिरादरियों में बटेगा तो कामयाब कैसे होगा। किसानों का भी राज आ सकता है। चौधरी देवीलाल ने हरियाणा में सरकार बनाई और देश की राजनीति को बदल कर दिखा दिया था। आज किसान मजदूर एक साथ खड़ा है। अब तक प्रदेश में SYL पर सभी ने राजनीति की है। आज पंजाब और हरियाणा का किसान एक साथ खड़ा है। अब ये लोग बटने नहीं वाले। हम भी किसानों के साथ हैं। दूसरे प्रदेश के किसान भी धरना स्थलों पर पहुंच रहे हैं। न्याय की इस लड़ाई में वो किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने के लिए तैयार हैं,
क्योंकि एक मजबूत किसान से मजबूत राष्ट्र बनता है। किसान की पीड़ा को लेकर आया हूं। मैं अपने प्रदेश हरियाणा में और हमारे जितने भी किसानों के संगठन हैं, उन संगठनों ने एक संयुक्त मोर्चा बना लिया और संयुक्त मोर्चे ने अपने अधिकारों के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए और उनसे अपील करने के लिए देश के किसानों को एक आंदोलन का रूप बन गया। जब हमें लगा कि हमारा किसान सड़कों पर, हमारी बहन बेटियां और हमारे बच्चे एक महीनों से ठंड में जिस हालत में गुजारा कर रहे हैं और जो हालत बन रही है वो देखी नहीं जाती। हम भी उस किसान के बेटा हैं, हमारी भी वो पीड़ा है। हमारी जमीर ने और हमारी सोच में ये आया कि आज देश हित में यही है कि इस किसान को बचेगा इस देश का। अगर किसान कमजोर हो जाएगा तो देश कमजोर हो जाएगा, और देश कमजोर हो जाएगा तो आज हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनकी जिम्मेदारी है कि इस देश को, जो किसानों ने, मजदूरों ने उनको चुनाव जिताकर भेजा है, वो एमपी हैं, जिस भी हाउस का मेंबर हो, चाहे वो राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है। और राष्ट्र जब भी सुरक्षित रहेगा जब देश का किसान और देश का जवान सुरक्षित होगा। जब देश का किसान पीड़ा में है तो किसान का बेटा तो फौज में भी खड़ा है, पुलिस में भी खड़ा है, उसके बच्चे और उनके माँ और बाप सड़कों पर पड़े हैं, तो वो कैसे अपने कर्तव्य को निभा पाएंगे। मुझे आइए आप ये छोड़ दो, मैं एक सब कुछ कह चुका हूं कि मैं पद, एमएलए, राष्ट्र कार्यकारिणी पद और पार्टी और नेताओं से सब इस्तीफा देकर, जो एक मेरा किसान के हित में, मैं सब कुछ इस्तीफा देकर आया हूं। इस्तीफा मंजूर करना पार्टियों का काम है, स्पीकर का काम है, विधानसभा का काम है। वो जो फॉर्मेलिटी मेरी तरफ से हो सकती है मैंने पूरी कर रखी है। अब उनकी मर्जी है। मैं तो यहाँ एक किसान के बेटे के रूप में आया हूँ और मैं कोई एमएलए नहीं हूँ, मैं कोई राजकारणी नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी दल में नहीं हूँ। तक सफलता नहीं मिल सकती, तो आज उन चीजों के मुद्दे कुछ रह गए। मैं तो सब ये अपील करने आया हूँ कि भाई, मेरे जो किसान हितैषी लोग हैं, जो मजदूरों का हित चाहते हैं, और मैं अपनी धरती में बोल रहा हूँ जहां मैं पैदा हुआ हूं, जहां मैं प्रतिनिधित्व किया मैंने, मैं सब चीजें, पद, पार्टियां, दल और पद और एमएलए सब कुछ त्याग कर आया हूं। मैं आज किसी जात का नहीं हूं, किसी बिरादरी का नहीं हूं, मैं किसान हितैषी हूं, किसान का बेटा हूं। सिर्फ उसकी मदद के लिए जो मैं कर सकता हूं वो करने का कोशिश करने आया हूं। सिर्फ जो कुछ आज किसान पीड़ा में है, किसान अपने अधिकारों की मांग कर रख रहा है। आज हम चाहते हैं कि आम जनता, किसान, मजदूर ये चाहता है कि हमें न्याय मिल जाए, कोई राष्ट्र कमजोर ना हो, राष्ट्र मजबूत हो। हमने, इस देश के लोगों ने तो बनाया इतना बड़ा, सरकारें सेक्टर स्टेटों में किसने बनाई? गरीब मजदूरों ने बनाई। वो ये चाह रहे हैं कि हमें न्याय मिल जाए, न्याय तो मांग रहे हैं। और न्याय के लिए दूसरी कॉपी है पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है। पार्लियामेंट जो पास करता है वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन में जाता है। सुप्रीम कोर्ट का है कि कोई न्याय मिले, कोई न्याय से अछूता ना रह जाए, उसने सुप्रीम कोर्ट देखता है इन चीजों को, उनको न्याय मिलना चाहिए। हम न्याय मांग रहे हैं, देश का किसान न्याय मांग रहा है, हर चीज से ऊपर उठकर और फरियाद कर रहा है। तो आज मैं ये कहने आया हूं कि सब किसानों को हर बात से ऊपर उठकर किसानों की जो मदद करना चाहते हैं, क्योंकि राष्ट्र तभी मजबूत होगा जब किसान और मजदूर खुशहाल होगा,
तो देश खुशहाल होगा। देश खुशहाल होगा तो देश मजबूत होगा। उनकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। क्यों? किसान का बेटा अगर यहाँ किसान सड़कों पे पड़ा है तो किसान का बेटा बॉर्डर पे खड़ा है। पुलिस और फोर्सों में 24 घंटे नौकरी ड्यूटी कर रहे हैं, वो भी किसान के बेटे। मैं बैठा हूं यहाँ, मैं यहाँ सिपाही हूं, मैं फौज का सिपाही हूं, बॉर्डर में खड़ा हुआ। अगर मेरी माँ बहन बच्चे सड़कों पर पड़े हैं तो क्या मुझसे बढ़िया ड्यूटी हो पाएगी? ये उम्मीद करोगे मुझसे? हम भी चाहते हैं कि राष्ट्र मजबूत हो। अरे किसान की पीड़ा है, जो चिंता है, उसे ही सरकार दूर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हो, वो भी समाधान की कोशिश कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। इसमें राजनीतिक पेच ना फंसे रहे, किसान न्याय मिल जाए, उसके लिए हम तो ये प्रयास करने आया हूं कि पूरे, ये नहीं कि मैं यहां कर रहा हूं, अपने घर से, हमने कहा ना, गोहाना, रोहतक, जज्जर, सब दूर जा रहा हूं। उन्होंने यही सिखाया था, अगर सर छोटू राम ने सिखाया था तो ये लाहौर से आवाज दी थी कि जब तक किसान किसान रहेगा, ये जातीय बिरादरियों में बंटोगे तो किसान कभी कामयाब नहीं हो सकता, उसको न्याय नहीं मिल सकता। दूसरी बात, चौधरी देवीलाल जी ने यह सिद्ध किया था कि किसान का भी राज बन सकता है। हरियाणा में राज कायम किया था और फिर चौधरी देवीलाल जी ने हरियाणा की छोटी सी स्टेट का सीएम बनने के बाद हिंदुस्तान का राज पलट दिया था। किसान और मजदूर एक खड़ा हो गया था, सारे देश के नेता हो गए थे, वो पार्टी दलों से और अपने स्वार्थों से दूर हो गए। तो मैं ये प्रयास करने आया हूं कि आप इतनी कृपा करें कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनमें हम भी हैं। हर प्रतिनिधि की ड्यूटी है, वो चाहे पार्लियामेंट में है, चाहे लोकसभा में, चाहे विधानसभा में, मंत्री है, संतरी है, जो गए वो, उनको सरकार को पर ये आवाज उठानी चाहिए कि इन किसानों को न्याय दो। मैं यही प्रार्थना करने आया हूं और इसी बात पर मेरा कहना है कि मुझे उम्मीद है पूरे देश का किसान और मजदूर अब किसी बात में बंटने वाला नहीं है। कितने वर्षों से हम सुनते आए हैं SYL, किस पार्टी और किस दल की पार्टी ने, किस सरकार ने और किस सीएम ने, सिवाय पंजाब का चुनाव आया था, पंजाब, हरियाणा का हरियाणा। आज पंजाब के किसान ने कहा खड़ा होकर, ये हमारे भाई हैं हरियाणा वाले, हम और ये एक हो गए, फिर ज्वाइंट पंजाब बनाएंगे। पानी और बंटवारे, हरियाणा को अब पानी पंजाब से जाएगा, हरियाणा का जो चीज चाहिएगी वो पंजाब आएगी। हम फिर वही पुराना ज्वाइंट पंजाब चाहते हैं, जिससे ज्वाइंट पंजाब से सारा हिंदुस्तान सबक लेता था। हमारे किसान की जीत हो जाएगी, किसान को न्याय मिल जाएगा तो किसान और मजदूर होकर खुशहाल हो जाएगा। इसके लिए हम नहीं कह रहे, ना किसी पार्टी सरकार से हमें कोई गिला। देश के सबसे बड़े दुश्मन चीन से फंडिंग लेकर भाजपा सत्ता में आई है। बीजेपी के चुनाव प्रचार में चीन से फंडिंग की गई है। ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके पूर्व बीएसएफ जवान तेज बहादुर ने पलवल अटौहा चौक पर चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए दिया। पूर्व बीएसएफ जवान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े तेज बहादुर आज पलवल के अटौहा चौक पर चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे और यहां उन्होंने भाजपा सरकार पर कुचराघात करते हुए कहा कि देश में आज जो सरकार तुगलकी फरमान जारी कर रही है, वो सरकार चीन के रहमो कर्म पर सत्ता में आई है। सरकार के मंत्री संतरी जो बयान देते हुए घूमते हैं कि किसान आंदोलन को विदेशी फंडिंग से फलीभूत किया जा रहा है, उन मंत्रियों से स्पष्ट तौर पर मैं पूछना चाहता हूं कि जब चुनाव था उस समय भाजपा ने विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल क्यों किया था? आज किसान आंदोलन में जो किसान सड़क पर बैठा है, उन्हीं के भाई बेटे और अन्य परिवार के सदस्य जो विदेश में रहते हैं, वो अपने भाई बेटों और परिवार के लिए पैसा भेज रहे हैं। अगर सरकार इसे विदेशी फंडिंग समझ रही है तो ये उनकी मूर्खता है। तेज बहादुर ने कहा कि ये भाजपा सरकार लाशों को सीढ़ियां बनाकर आज सत्ता के शिखर पर बैठी है। इन लाशों के सौदागरों के लिए 70 किसान या लाखों किसान भी अगर शहीद होता है तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने सरकार और सरकार के नुमाइंदों पर आक्रोश भरे स्वर में कहा कि ये सरकार ना तो किसान है और ना ही जवान की। इस सरकार में जहां सरहद पर जवान मर रहा है,
वहीं सड़कों पर अब किसान मर रहा है, लेकिन इस बेशर्म सरकार को अब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में किसान ने भी पूर्णतः कमर कस ली है। जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होते हैं, तब तक घर जाने की बात उनके लिए बिल्कुल बेईमानी है। तेजपाल जी, क्या कहोगे जिस तरह से जो किसान नेताओं के ने नोटिस दिया है 15 किसानों को, आज पूछताछ के लिए बुलाया है कि फंडिंग उनके अकाउंट में कहां से हुई है, इसको लेकर कहा जा रहा है जो बातें हुई हैं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। देखिए, सबसे पहले तो जो फंडिंग का मामला है, जो संज्ञान में आया है, पहले भी इस तरह की सरकारें मुद्दे उठा रखी थी, तो ये एक सीधी सी बात है। अगर जिसका पिता यहाँ रोड पे बैठा है, अपने उस बच्चे को उसने पढ़ा लिखा के विदेश भेजा है, तो सबसे पहले अपने पिता के लिए तो पैसे भेजेगा। और सरकार इन किसानों से पूछ रही है, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हम मानते हैं, पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन चाइना को हम मानते हैं, आपके पीएम केयर फंड के अंदर चाइना जो आपको फंडिंग करता है वो आपको दिखाई नहीं देती। आप और किसान के लिए आप वो कह रहे हो, या तो आप किसी से लिए मत, आपने केयर फंड में लिया, आपने जब चुनाव लड़ा उसमें आपने चाइना की कंपनियों से फंडिंग लिया, जो कि सबसे बड़ा हमारा दुश्मन देश है। और जो ये फंडिंग है, ये तो किसान के बेटे अपने भेज रहे हैं, अपने पिता के लिए, भाई के लिए। मेरा भाई अगर विदेश में बैठा होगा, मेरे लिए तो पैसा भेजेगा वो, जब मैं मुसीबत में उसी काम के लिए तो नौकरी कर रहा है बाहर के अंदर। तो ये सरकार की गलत नीतियाँ हैं और किसानों को एक बदनाम करने की साजिश है। लेकिन कितना भी ये कुछ भी कर ले, पहले भी इन्होंने कोशिश की। अब जो ये किसान आंदोलन टूटने वाला नहीं है, देश की जनता भी समझ गई, तीनों काले कानून के बारे में जानती है, और एक दिन हमारी जीत निश्चित होगी। 70 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है धरना स्थलों पर, और सरकार तारीख पे तारीख देती जा रही है। फिर नई तारीख दे दी है वार्ता के लिए। 10 दौर की वार्ता बेनतीजा रही है अब तक। देखो, ये तो 70 है, ये जो सरकार जो सत्ता में आई थी, ये लाशों पे राजनीति करके आई थी। आप पिछला चुनाव देखिए, पुलवामा हमले के ऊपर उन्होंने सरकार बनाई थी, कहा था शहीदों के नाम पे एक वोट। अरे इन मूर्खों को ये नहीं पता कि वो पैरामिलिट्री को शहीद को दर्जा नहीं मिलता जिसको तुम शहीद कह रहे हो। आज तक उनको अगर तुम इतने ईमानदार थे तो उस पैरामिलिट्री को शहीद का दर्जा दे ही देते आप। भाई चलो इनके नाम पे हमें वोट मिला है, सरकार बनाई, तो लाशों पे राजनीति करती है, इनके असर कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर और भी 70 मर जाएंगे तो इन बेशर्मों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ धरना स्थल पर आए हो, किसानों से मुलाकात करी, क्या कहोगे कब तक चलेगा ये धरना प्रदर्शन? देखिए, किसान ने दिल में ठान लिया है, उसे मरना मंजूर है, लेकिन वो पीछे नहीं होगा चाहे कुछ भी हो जाए। और जो व्यक्ति दिल में ये सोच लिया कि हमें मरना मंजूर है, उसका ये सरकारें कुछ नहीं कर सकती। इनकी जीत निश्चित है। समय कितना लगे सरकार को देखना है, लेकिन जीत निश्चित है। धन्यवाद। पंजाब नेशनल बैंक आरसीटी के सौजन्य से आरसीटी रद्दीपुर पलवल में संचालित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जूट प्रोजेक्ट उद्यमी के प्रशिक्षण समापन अवसर पर जिला पलवल एवं फरीदाबाद के सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के रीजनल मैनेजर एसके अग्रवाल, वशिष्ठ प्रबंधक प्रशांत शर्मा एवं डायरेक्टर रवि शर्मा ने 35 प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर कार्यक्रम समापन किया। सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में रीजनल मैनेजर एसके अग्रवाल द्वारा बैंक ऋण संबंधी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई और अपना खुद का रोजगार शुरू करने के लिए बैंक के द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ उठाने की प्रेरणा भी दी। साथ में अग्रवाल बैंक की एकमुश्त ऋण निपटान योजना की भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। ये भी अवगत करवाया गया कि आगामी बुधवार दिनांक 20 जनवरी 2021 को सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक पलवल में ओटीएस कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आकर ग्राहक अपने पुराने से पुराने ऋणों पर ब्याज में छूट पाकर मौके पर ही एक मुश्त निपटान करवा सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा जिला पलवल में चलाए जा रहे स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान से जिले के बेरोजगार युवक युवतियों के कदम स्वरोजगार की तरफ बढ़ रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा ग्रामीण युवकों को युवतियों को प्रशिक्षण देने के लिए एक इंस्टीट्यूट चलाया जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं आरसेटी। ये पलवल के आसपास ही है, गांव रतीपुर में। तो इसमें अभी 35 लड़कियों को, महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया ताकि वो स्वरोजगार अपना खुद का कोई काम चला सके। तो इस अवसर पर जो आरसेटी के अधिकारी हैं, कार्यकारी अधिकारी हैं, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि भाई आप है ना बच्चों के प्रोत्साहन हेतु ये पुरस्कार वितरित करें। तो इसी पुरस्कार वितरित समारोह में मैं आज आया हूँ और इसमें मैंने मैसेज दिया है कि भाई हमारा जो बैंक है सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, वो पंजाब नेशनल बैंक द्वारा ही प्रायोजित है, स्पॉन्सर्ड है और पूरे हरियाणा में इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क ऑफ ब्रांचेज हमारा लार्जेस्ट बैंक है। और इधर पलवल और फरीदाबाद ज़िले में हमारी 60 शाखाएँ कार्यरत हैं लगभग।
तो हम चाहते हैं कि भाई सभी जो लोग हैं जो अपना अपना व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं वो हमसे जुड़ें और बैंक से जो भी कोई उनके ऋण से संबंधित आवश्यकताएं हैं उनके लिए हम उनकी हर प्रकार से मदद करें। दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। मैं रोहित कौशिक सर्वोदय टीवी से। कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों हमारी खास पेशकश गांव की सरकार के नियोजित आज हम आए हैं एक ऐसे गांव के अंदर जिसके पहलवानों ने गांव का नाम रोशन किया है। रंगलाल पहलवान और बम्बोली पहलवान हमेशा पलवल के अंदर फेमस रहे हैं और इन्होंने इस गांव का नाम रोशन किया है। गांव का नाम मैं आपको बता दूं, जहां पर बनी वाले बाबा का मंदिर है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे अलालपुर गांव के अंदर आज हम आए हुए हैं और जानेंगे कि हमारे गांव की सरकार, अलालपुर गांव की सरकार किन किन मुद्दों पे होनी चाहिए। जो हमारा गांव का सबसे बड़ा पदाधिकारी है सरपंच, वो कैसा बनना चाहिए और किस तरीके से हमारे वो मुद्दों को क्लैरिफाई करेंगे, किस तरीके से उन मुद्दों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो पहले मुद्दे जान लेते हैं कि क्या क्या मुद्दे होने चाहिए इस गांव की जो सरकार है उनके सामने। तो हमारे बीच में समाज सेवी हैं, बहुत सारे दर्शक हैं। पहले तो उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी एक बार हमारे दर्शकों को नमस्कार कर दें। नमस्कार। तो बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी का भी। और मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि जो मुद्दे हमारे सामने रखने वाले हैं, तो अमित जी हमारे सामने मुद्दे रखने वाले हैं। तो अमित जी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में, खास कार्यक्रम में। गांव की सरकार कैसी होनी चाहिए? जी भाई साहब नमस्कार जी। मैं अपने सभी ग्रामवासियों को, सभी क्षेत्रवासी को नमस्कार कहता हूँ जी। और हमारे गाँव के लिए मैं पहले मुद्दा तो ये कहना चाहता हूँ, हमारे गाँव में सबसे पहला तो ये मुद्दा है जी कि हमारे गाँव में पानी की और सबसे ज़्यादा समस्या है। अगर इसका संविधान हो जाए, अगर ये पानी यहाँ की बजाय नहर में चले जाए तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा मुद्दा ये है जी, हमारे गांव की जितनी भी बहन बेटियाँ हैं उनके लिए बस की सुविधा होनी चाहिए या उनके लिए यहीं पे गांव अलालपुर में कॉलेज होना चाहिए। और तीसरी सुविधा ये है कि जी हमारे गांव में कंप्यूटर की सुविधा होनी चाहिए और हमारी माता बहनों के लिए यहाँ पर सिलाई सेंटर भी होना चाहिए जी, जिससे हमारे गाँव की समस्या हल हो सके जी। बहुत सारे मुद्दे रखे हमारे सामने। प्रवीण जी ने बहुत सारे, अमित जी ने बहुत सारे मुद्दे रखे हैं कि हमारे यहाँ व्यवसाय के लिए कोई सिलाई सेंटर होने चाहिए। और सबसे बड़ा मुद्दा जो रखा है वो पानी की निकासी का रखा है कि पानी की निकासी की समस्या अब से नहीं, बहुत सालों से है हमारे गांव में और इसका कोई समाधान हो जाता है तो गांव को हम नंबर 1 बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे बीच में प्रवीण जी, अमित जी थे हमारे बीच में जिन्होंने गाँव के मुद्दे रखे। और भी बहुत सारे समाजसेवी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच में। और भी बहुत सारे समाज सेवियों को बुलाता हूं, मैं आमंत्रण करता हूं कि वो अपने मुद्दे आकर के रखें हमारे बीच में। तो हमारे बीच में प्रवीण जी हैं, प्रवीण जी आएंगे हमारे बीच में और गांव के मुद्दे रखेंगे। नमस्कार जी, राम राम जी। पहला मुद्दा ये है जी मेरा, जो हमारे गांव में स्टेडियम है ना, सैकड़ों बच्चे कोहल में रोड पे रेस लगाते हैं। उनके स्टेडियम में व्यवस्था होनी चाहिए कि मतलब घूमने की भी, दौड़ लगाने की भी, इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था होनी चाहिए जी। नंबर 1। दूसरी बात ये है जी, एक हमारे गांव में खंडर अस्पताल पड़ा है, वो उसमें कोई डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए या कोई ना कोई उसे स्टार्ट करना चाहिए। और नंबर 3, हमारे गांव में कैमरा लगने चाहिए, CCTV कैमरा लगने चाहिए जी, गलियों में और हर जगह, हर मोड़ पे। और इस ग्राउंड में ढंग से इसे देखो, इसकी देखभाल के लिए पेड़ पौधे लगे हुए हैं पर लेकिन उनको देखभाल के लिए कोई है नहीं फिलहाल हमारे ग्राउंड में जी। नमस्कार जी। तो ये मुद्दे थे हमारे बीच में जो रखे थे प्रवीण जी ने कि क्या क्या मुद्दे होने चाहिए। तो सबसे अच्छा मुद्दा इन्होंने खेल का रखा। रियल में युवाओं को आवश्यकता है आज के टाइम पे कि क्योंकि जब तक शारीरिक अच्छा नहीं होगा तब तक आदमी का मन ना पढ़ाई में लगता है ना किसी और अन्य किसी काम में लगता है। तो शारीरिक के लिए ज़रूरी है किसी खेल का ग्राउंड का अच्छा होना। इन्होंने बताया कि पेड़ तो हैं लेकिन उनकी देखभाल नहीं है। तो दोस्तों ये मुद्दे थे, कुछ गाँव के मुद्दे थे। तो सभी जितने भी उम्मीदवार हैं गाँव के अंदर, जो उम्मीदवार हैं उनका इस खुले मंच पर, खुले कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है कि वो आएँ हमारे बीच में और हमारे जो मुद्दे हैं इन मुद्दों पर क्लैरिफाई दें कि किस तरीके से इन मुद्दों को वो सॉल्व करने वाले हैं, ठीक करने वाले हैं। दोस्तों तो इस खास पेशकश में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट गांव के साथ, नेक्स्ट विलेज के साथ। आप सभी का बहुत